A very good morning students and welcome in Expert Brain Coaching Center. I am back with the new videos. आज हम लोग मूविंग चार्जेस और मैग्नेटिज्म का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे. इट मींस मूविंग चार्जेस और मैग्नेटिज्म चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएगा विद द टॉपिक मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर. आज हम लोग मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर के साथ इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले आज के लेक्चर में ये देखेंगे व्हाट इज कॉल्ड गैल्वानोमीटर. गैल्वानोमीटर का काम क्या होता है, गैल्वानोमीटर किसे कहते हैं, उस किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, ऑन व्हाट प्रिंसिपल गैल्वानोमीटर वर्क. उसके बाद उसका हम लोग देखेंगे कि उसके पीछे पूरी स्टोरी, पूरी कहानी क्या है, कंस्ट्रक्शन देखेंगे. फिर हम लोग ये देखेंगे रेडियल फील्ड क्या होगा, करंट सेंसिटिविटी क्या होगी, वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होगी. दीज ऑल थिंग्स विल बी कवर्ड इन टुडेज लेक्चर. ओके, बने रही इस वीडियो के साथ, आपका सारा कंसेप्ट इस वीडियो के अंदर में क्लियर हो जाएगा. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को. हम लोग पढ़ने वाले हैं मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर. सबसे पहले ये गैल्वानोमीटर होता क्या है, इसका काम क्या है. तो मैंने बोर्ड पर लिखा है इट इज अ डिवाइस विच मेजर्स और डिटेक्ट्स द करंट, डिटेक्ट्स द स्मॉल करंट. गैल्वानोमीटर एक टाइप का डिवाइस होता है जो कि छोटे अमाउंट ऑफ करंट को मेजर करता है या डिटेक्ट करता है. जो गैल्वानोमीटर करंट्स को डिटेक्ट करेगा वेरी स्मॉल होगा, एम्पियर में होगा, 20 मिली एम्पियर, 30 मिली एम्पियर में होगा. ठीक है, एम्पियर में नहीं होगा. फिर हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक रह गया था कि हम लोग गैल्वानोमीटर से एमीटर कैसे बनाएंगे. जब गैल्वानोमीटर से हम लोग एमीटर बनाते हैं तो वो एम्पियर में करंट को डिटेक्ट करता है. बट गैल्वानोमीटर का जो मेन काम होता है वो स्मॉल करंट को डिटेक्ट करना या मेजर करना, मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर में. ठीक है, ये इसका डिफिनेशन का हो या गैल्वानोमीटर का ये काम होता है. कैसे, क्या बोलोगे, इट इज ए डिवाइस विच मेजर्स और डिटेक्ट स्मॉल करंट. क्लियर है. अब आते हैं ऑन व्हाट प्रिंसिपल गैल्वानोमीटर वर्क्स. गैल्वानोमीटर किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है. देखो, हम लोगों ने पढ़ा जो इसका प्रिंसिपल होता है वो होता है टॉर्क ऑन ए करंट लूप प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड. हम लोगों ने ये पढ़ा जब करंट लूप को, जब कोई लूप है उसके अंदर से करंट फ्लो कर रहा है, उसको जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में रखते हैं देन इट एक्सपीरियंसेस ए टॉर्क. उसके ऊपर में एक टॉर्क लगता है. कोई करंट लूप है उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में रखते हैं तो उसके ऊपर में क्या अप्लाई हमारा होता है, टॉर्क अप्लाई होता है. उसी प्रिंसिपल पे हमारा गैल्वानोमीटर वर्क करता है. मैंने यहां लिख दिया है टॉर्क ऑन ए करंट लूप प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड. बी मींस मैग्नेटिक फील्ड. क्लियर है. अब सबसे पहले हम लोग एक इसके पीछे की स्टोरी ले लें कि ये कैसे वर्क करेगा, इसका काम क्या होगा. उसके बाद कंस्ट्रक्शन लेंगे, उसके पीछे की लॉजिक को पढ़ेंगे. ठीक है, सबसे पहले देखो, मैं स्टूडेंट्स को समझाने के लिए थ्योरी लिख दिया हूं बोर्ड पे, क्योंकि इट बिकम वेरी इजी फॉर द स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड द टॉपिक. ये स्टूडेंट्स के लिए काफी आसान हो जाए. देखो मैंने क्या लिखा है, We chose a coil having many turns placed in a magnetic field. हम लोग coil को चूज करेंगे, उसके पास में ढेर सारे टर्न्स होंगे, जितना ज्यादा टर्न होगा उतना ज्यादा उसके अंदर में करंट होगा. ठीक है, जो कि मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा या मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है. ठीक है, फिर बोला मैंने when the current is to be measured, जब करंट को मेजर करना हो it is sent to the coil. तब ये कहां भेजा जाता है, coil के पास में. दो coil होगा, coil के पास में भेजा जाएगा. When the current is to be measured, the current is sent to the coil. फिर मैंने आगे लिखा है a torque acts on coil which rotates the coil. जब आप करंट कैरिंग कॉइल को, लूप को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखोगे तो उसके ऊपर में टॉर्क जनरेट होता है. हम लोगों ने इसको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ रखा है. ठीक है, फिर क्या है, एंड वी यूज ए पॉइंटर. हम लोग पॉइंटर यूज करते हैं और स्केल यूज करते हैं. वी यूज पॉइंटर एंड स्केल टू ऑब्टेन दिस रोटेशन. ये कितना इसके ऊपर में टॉर्क लगेगा, ये कितना इसके अंदर में रोटेशन आएगा या इसके अंदर में डिफ्लेक्शन आएगा, ये हम लोगों को पॉइंटर और स्केल के अंदर में जो रीडिंग आएगी वो हम लोगों को देगा. ठीक है, समझ में आ गई स्टोरी इसके पीछे. फिर से मैं बता रहा हूं, वी चूज ए कॉइल हैविंग मेनी टर्न्स प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, एक हम लोग कॉइल को चूज करेंगे जिसके अंदर में ढेर सारे टर्न्स होंगे और वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में रखा हुआ होगा. When the current is to be measured, जब करंट मेजर करना होगा then it is sent to the coil, तब ये कॉइल के पास में भेजा जाएगा.
जो मैं अभी कंस्ट्रक्शन में आपको दिखाऊंगा प्रैक्टिकली, ठीक है। ए टॉर्क एक्ट्स ऑन कॉइल, तब कॉइल के ऊपर में टॉर्क एक्ट करेगा विच रोटेट्स द कॉइल। जब टॉर्क एक्ट करेगा कॉइल पे तो वो कॉइल को रोटेट करेगा, ठीक है। एंड वी यूज ए पॉइंटर एंड स्केल टू ऑब्टेन दिस रोटेशन। हम लोग स्केल यूज करेंगे और पॉइंटर यूज करेंगे जो कि डिफ्लेक्शन बताएगा कि इसके अंदर में कितना डिफ्लेक्शन आ रहा है, तो वही हम लोगों को रीडिंग देगा, ठीक है। ये हमारी स्टोरी है, ये इसके कहानी है। अब मैंने नोट में देखो कुछ बातें लिखी हैं। क्या लिखी है? मोर द करंट, जितना करंट ज्यादा होगा मोर विल बी द टॉर्क। इफ द करंट इज मोर देन टॉर्क विल बी द मोर। अगर टॉर्क ज्यादा होगा तब उस केस में डिफ्लेक्शन इज मोर, मोर इज डिफ्लेक्शन, ठीक है। और जब डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा इसका मतलब मोर विल बी रीडिंग ऑन स्केल, तब स्केल के ऊपर में रीडिंग क्या आएगी? ज्यादा आएगी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो हमारा होगा वो इनपुट होगा। क्या होगा? इनपुट। और ये हमारा होगा आउटपुट, ठीक है। और ये सारी बीच की स्टोरी होगी, बीच की कहानी है ये। मोर द करंट, जितना करंट ज्यादा दोगे मोर विल बी द टॉर्क, टॉर्क ज्यादा होगा। टॉर्क ज्यादा होने का मतलब क्या? डिफ्लेक्शन भी ज्यादा होगा। डिफ्लेक्शन ज्यादा होने का मतलब क्या है? मोर विल बी रीडिंग ऑन स्केल। स्केल के ऊपर रीडिंग क्या आएगी? ज्यादा आएगी। 20 मिली एम्पियर माइक्रो एम्पियर, 30 मिली एम्पियर माइक्रो एम्पियर और 50 मिली एम्पियर माइक्रो एम्पियर। एम्पियर में नहीं होगा। एम्पियर में करंट को डिटेक्ट करने के लिए गैल्वानोमीटर को एमीटर में चेंज करना होगा, जो कि मैं डिस्कस करूंगा और उसके इस टॉपिक के नीचे मैं लिंक भी दे दूंगा इस वीडियो के नीचे, ठीक है। आप इसको नोट डाउन करो। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो गैल्वानोमीटर हमारा बहुत टाइप का होता है। हम लोगों को यहाँ पे पढ़ना है मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर। गैल्वानोमीटर डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है, अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है, बट जो हमारे सिलेबस में है दैट इज मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर, ठीक है। तो पहले आप इसको थ्योरी को अपने कॉपी में नोट डाउन करो। अब देखो कंस्ट्रक्शन गैल्वानोमीटर कैसे हुआ है। लेट्स सी द कंस्ट्रक्शन। देखो सबसे पहले हम लोगों ने एक वायर लिया, वायर के बाद एक टर्मिनल लगाया जिसको मैंने बोल दिया टर्मिनल 1। ये वायर लिया, फिर लगा दिया एक टर्मिनल बोला टर्मिनल 1। फिर इस वायर को यहां तक ले जाए। ये जो है वो कोई वुड लकड़ी का बना होगा या फिर मेटल का, ठीक है। अब उसके बाद एक फाइन वायर लेंगे, फाइन वायर, ठीक है। अब उसके बाद इसको कॉइल का शेप दे देंगे, ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ज्यादा होगा। ये जो वायर लेकर आएंगे हम, ये वाला, इसमें ढेर सारे टर्न्स दे देंगे। अब ये जो हमारा कॉइल होगा वो थोड़ा टिल्टेड होगा, बिल्कुल सीधा नहीं होगा बोर्ड पे, इस तरीके से थोड़ा टिल्ट होगा, ठीक है। तो मैंने टिल्ट बनाने की कोशिश की है। अब उसके बाद ये जो वायर है इसके ऊपर से जो हम लोग वायर लगाएंगे ना, मैंने लिख दिया है एन टर्न्स। एन मतलब ढेर सारा टर्न होंगे कॉइल के, ठीक है, इनका ढेर सारा टर्न्स होंगे। और जो सारे वायर होंगे, वायर शुड बी इंसुलेटेड। अगर वायर इंसुलेटेड नहीं होगा तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगी, एक दूसरे पर करंट क्या टच करेंगे। वायर शुड बी इंसुलेटेड। अब क्या करेंगे, उसके ऊपर से वायर को पास करवा के एक स्प्रिंग लगाएंगे। यहाँ क्या लगाएंगे? स्प्रिंग। स्प्रिंग के बाद यहाँ पे लगाएंगे दूसरा टर्मिनल, जिसको मैंने बोल दिया टर्मिनल 2, ठीक है। और दोनों तरफ हम लोग सिलेंड्रिकल मैग्नेट लेंगे। सिलेंड्रिकल मैग्नेट क्यों लेंगे इसको अभी हम बताएंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लेंगे सिलेंड्रिकल मैग्नेट, एक हमारा नॉर्थ पोल, एक हमारा होगा साउथ पोल। तो मैग्नेट के अंदर से क्या निकलता है? मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्शन क्या होगा? नॉर्थ टू साउथ। मैंने दिखा दिया डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये हमारा हर का क्या होगा? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एक क्या होगा? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सारे कॉइल का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिफरेंट होगा, ठीक है। फिर से ये वायर लिया, यहाँ पे वुड या मेटल लगा हुआ है, फिर एक मैं वायर लिया यहाँ तक, वायर को मैंने दे दिया फिर कॉइल का शेप, जिसके अंदर में एन नंबर ऑफ टर्न्स होंगे। एन नंबर ऑफ टर्न्स के साथ साथ वायर शुड बी इंसुलेटेड। स्प्रिंग लगाई, ये हमारा टर्मिनल 2। अब देखो मैंने यहाँ क्या लिखा है, एज द करंट इज टू बी मेजर्ड। जैसे ही हम लोगों को करंट मेजर करना होगा तब क्या करेंगे? इट इज सेंट टू द कॉइल। करंट सेंट होगा कहां से? ये दोनों को हम लोग क्या कर देंगे? ऑन कर देंगे। ऑन मतलब दोनों को जोड़ देंगे, तो यहां से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आई बात? क्या करंट फ्लो करना स्टार्ट कर जाएगा। तो करंट फ्लो करेगा देखो इस तरीके से, इस तरीके से फ्लो करेगा, ठीक है। समझ में आ रही बात? फॉलो करते करते कैसे इस तरीके इधर आएगा, करंट नीचे आएगा। जैसे ही हम लोगों को करंट को भेजना होगा कॉइल में, दोनों को क्या कर देंगे? हम ऑन कर देंगे। ऑन का मतलब वो वायर को जोड़ देंगे,
जो टर्मिनल 1 और टर्मिनल 2 के पास में है, ठीक है। इट इज सेंड टू द कॉइल, देन अ टॉर्क एक्ट्स ऑन अ कॉइल। जैसे ही करंट लूप के अंदर में करंट फ्लो करेगा और वो लूप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में रखा होता है, तब उसके ऊपर में टॉर्क जनरेट होता है। मैं इसके ऊपर एक लेक्चर कर चुका हूं। जब हमारे करंट लूप को आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में रखोगे, देन टॉर्क विल बी एक्टेड अपॉन दैट करंट लूप। तो मैं वही लिखा हूं यहाँ पे, एज द करंट इज टू बी मेजर्ड, इट इज सेंड टू द कॉइल, देन अ टॉर्क एक्ट्स ऑन अ कॉइल। टॉर्क कितना अप्लाई होगा इस लूप के ऊपर में, उसका फार्मूला हमने पिछले लेक्चर में सिखाया था। फार्मूला होता है टॉर्क इज इक्वल टू NIA B sin थीटा, NIA B sin थीटा। इट इज द फार्मूला टू कैलकुलेट टॉर्क, हाउ मच टॉर्क इज बीइंग अप्लाइड ऑन द करंट लूप। करंट लूप के ऊपर में कितना टॉर्क अप्लाई हो रहा है। यहाँ पे जो हमारा N है वो क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स। तो इस लूप में कितने टर्न्स हैं, 10, 20, 50, 100, 2000 कितने हैं, ठीक है। और हमारा I क्या है, करंट इन ईच कॉइल। हर कॉइल में अलग अलग करंट होगा, करंट इन ईच कॉइल। एक कॉइल का जो करंट उसको आई बोला। ये हमारा क्या है, एरिया ऑफ ईच कॉइल, एरिया ऑफ ईच कॉइल। ईच मतलब एक एक कॉइल का एरिया। और हमारा थीटा जो है वो एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड। एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का ये है जो एंगल है, ठीक है। और एरिया वेक्टर कैसा होना चाहिए, एरिया वेक्टर शुड बी परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ लूप। जैसे ये हमारा लूप है, लूप तो सीधा नहीं है, मेरे पास थोड़ा टिल्टेड है, तो जो एरिया वेक्टर होना चाहिए तो परपेंडिकुलर होना चाहिए। मैं वही लिखा हूं, एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ लूप, ठीक है। टॉर्क का फार्मूला ये हो सकता है NIA B sin थीटा, नहीं तो फार्मूला ये भी हो सकता है। देखो मैंने बताया था आप लोगों को, टॉर्क इज इक्वल टू, हमारा जो फार्मूला होता है NIA, यह हमारा फार्मूला होता है मैग्नेटिक मोमेंट का। मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला होता है NIA। तो मैं इसको रिप्लेस करके क्या लिख सकता हूं, MB sin थीटा। तो टॉर्क निकालने का फार्मूला ये भी हो सकता है MB sin थीटा। M मींस क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट, B मैग्नेटिक फील्ड। यहां पे जो थीटा होगा वो होगा एंगल बिटवीन M वेक्टर एंड B वेक्टर। M का मतलब मैग्नेटिक मोमेंट और B का मतलब मैग्नेटिक फील्ड। इस वाले फार्मूले में जो थीटा होगा वो एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड, और इस वाले में जो थीटा हमारा होगा वो होगा एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल, ठीक है। अब देखो इसका अगर डायरेक्शन पता करना होगा मैग्नेटिक मोमेंट का, ये भी परपेंडिकुलर होना चाहिए। कैसे पता करोगे सर, मैंने आपको सिखाया था, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है उधर कर्व फिंगर रखो और थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। अगर इस तरीके से हमारा ये लूप है और मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से फॉलो कर रहा है, तो जो हमारा मैग्नेटिक मोमेंट होगा ये भी परपेंडिकुलर होगा। क्लियर है ये बात। आप इसको अपनी कॉपी में, इसको मतलब मैं बोल रहा हूं दिल में बसा लो इस डायग्राम को। अब देखो हम आपको बताएंगे कि इसके अंदर में सिलेंड्रिकल मैग्नेट क्यों इस्तेमाल होता है। अब इसके बाद हम स्टोरी बताएंगे अभी आपको कि एज द कॉइल रोटेट्स द फाइन वायर एंड स्प्रिंग स्टार्ट्स ट्विस्टिंग। जैसे ही कॉइल रोटेट्स करेगा, ये जो फाइन वायर है और स्प्रिंग है वो ट्विस्ट करना शुरू कर देगी, घूमना शुरू कर देगी। तो ट्विस्ट जब करेगा तो दिस विल डेवलप्स ए रिस्टोरिंग टॉर्क। इसके अंदर में एक टॉर्क रिस्टोर हो जाएगी। कहने का मतलब क्या है सर, पहले इसको आप नोट डाउन करो, इसको हम अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये थ्योरी है, लिखेंगे और समझाएंगे, ठीक है। देखो मैंने क्या लिखा, एज द कॉइल रोटेट्स द फाइन वायर एंड स्प्रिंग स्टार्ट्स ट्विस्टिंग। मैंने बोला कि जैसे कॉइल रोटेट होगा, ये फाइन वायर और स्प्रिंग भी क्या होगा, रोटेट करेगा। तो देखो इसको ट्विस्ट करने से, घूमने से क्या होगा, दिस डेवलप्स ए रिस्टोरिंग टॉर्क इन वायर एंड स्प्रिंग। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, जैसे मानो कि ये हमारा क्या टॉर्क है, सॉरी लूप है, ये हमारा करंट लूप है, इसके ऊपर में थ्रेड लगा हुआ है। अब थ्रेड को घुमाओ 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 घुमाओ, पूरा घुमाते रहो थ्रेड को। आज जब घुमाते घुमाते छोड़ोगे ना, ये बुक अपने आप क्या होगी, घूमती रहेगी। ये क्यों घूम रही है, जब आप ट्विस्ट कर रहे हो तो इसके अंदर में एक रिस्टोरिंग टॉर्क डेवलप हो रहा है। मैं लिखा हूं एज द कॉइल रोटेट्स, इसी कॉइल रोटेट करते हो, रोटेट कर रहे हो कॉइल को,
फाइन वायर स्प्रिंग स्टार्ट्स ट्विस्टिंग, जो वायर है स्प्रिंग है और ट्विस्ट हो रही, घूम रही है, दिस डेवलप्स ए रिस्टोरिंग टॉर्क, जब आप छोड़ देते हो घुमाना तो फिर ये दोबारा वापस घूमते हुए अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाती है। वो क्या होता है? वो होता है रिस्टोरिंग टॉर्क इन वायर एंड स्प्रिंग। इसको क्या होगा, द मोर यू रोटेट, जितना ज्यादा रोटेट करोगे, द मोर यू रोटेट द कॉइल, जितना ज्यादा कॉइल को रोटेट करोगे, द मोर रिस्टोरिंग टॉर्क विल बी जनरेटेड इन द स्प्रिंग, ज्यादा से ज्यादा रिस्टोरिंग टॉर्क स्प्रिंग के अंदर में जनरेट होगी। देखो ये तो मैंने आपको दिखाया कि जैसे ये हमारा करंट लूप है या कॉइल है, आप इसको घुमा रहे हो, जितना ज्यादा घुमाओगे उतना ज्यादा इसके अंदर में रिस्टोरिंग टॉर्क डेवलप होगी, वायर के अंदर में और स्प्रिंग के अंदर में। अब देखो जैसे मैंने बोला कि रिस्टोरिंग टॉर्क को समझाने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा, और ऐसे आप देखो रिस्टोरिंग टॉर्क को हम लोग टॉर्जनल स्ट्रेन भी कहते हैं, रिस्टोरिंग टॉर्क को हम लोग टॉर्जनल स्ट्रेन भी कहते हैं। देखो जैसे ये सस्पेंडेड है, आपने क्या किया कि ट्विस्ट किया, तो मैंने बोला कि जितना ज्यादा ट्विस्ट करोगे घुमाओगे उतना ज्यादा रिस्टोरिंग टॉर्क उसके अंदर में डेवलप होगी। तो जैसे आपने इसको ट्विस्ट किया बाहर से, जैसे ऐसे वायर लगा हुआ स्प्रिंग आप घुमाया, ताकत लगा घुमा रहे हो, मैंने बोला कि ट्विस्ट कर रहे हो एक्सटर्नली, जब आप छोड़ोगे ना तो वायर इस डायरेक्शन में, जब ट्विस्ट इस डायरेक्शन में कर रहे हो आप, ये वायर इस डायरेक्शन में घूमेगा। समझ में बात नहीं आ रही है? इसको हम एक चीज मैथमेटिकली समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे रिस्टोरिंग टॉर्क को हम लोग बोलते हैं टॉर्जनल स्ट्रेन। क्या बोलते हैं? टॉर्जनल स्ट्रेन। एक इसका कांस्टेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं टॉर्जनल कांस्टेंट। क्या होता है? टॉर्जनल कांस्टेंट। उसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो सपोज यहां पे मैंने लिखा कि आप जो ट्विस्ट कर रहे हो, घुमा रहे हो, ठीक है, ट्विस्ट कर रहे हो आप, घुमा रहे हो, यहां पे हमारा है टॉर्जनल कांस्टेंट, और टॉर्जनल कांस्टेंट को मैंने बोल दिया आपको कि ये हमारा सी है। टॉर्जनल कांस्टेंट को हम डिनोट करते हैं सी से। अगर आप 1 डिग्री ट्विस्ट करोगे, 1 डिग्री ट्विस्ट करोगे तो एक कांस्टेंट रिस्टोरिंग टॉर्क डेवलप होगा। अगर आप 2 डिग्री ट्विस्ट करोगे तो 2 कांस्टेंट रिस्टोरिंग टॉर्क डेवलप होगा। अगर आप 3 डिग्री घुमाओगे तो 3C रिस्टोरिंग टॉर्क विल बी डेवलप, क्योंकि टॉर्जनल कांस्टेंट को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? सी से। अगर 1 डिग्री ट्विस्ट करोगे तो C कांस्टेंट वैल्यू रिस्टोरिंग टॉर्क के रूप में जनरेट होगी, डेवलप होगी। 2 डिग्री ट्विस्ट करोगे तो 2C रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगी। 3 करोगे, ऐसा चलता रहेगा। कहां तक? अगर आप 5 नोड ट्विस्ट करोगे तब उस वायर स्प्रिंग के अंदर में C5, क्या बोल रहा हूं, अगर 5 डिग्री आप ट्विस्ट करोगे तो C5 रिस्टोरिंग टॉर्क विल बी डेवलप्ड इन फाइन वायर एंड स्प्रिंग। ठीक है, समझ में आ रही बात? नहीं आ रही है? इसको आप अपनी नोटबुक में डालिएगा ये सब चीज को, ठीक है, इसलिए मैं लिख रहा हूं। देखिए, एज द कॉइल स्टार्ट्स रोटेटिंग देन रिस्टोरिंग टॉर्क इन फाइन वायर एंड स्प्रिंग विल बी डेवलप्ड, या मैं कहूं इंक्रीजिंग, शुरू में बढ़ता रहेगा, रिस्टोरिंग टॉर्क बढ़ता रहेगा। एट वन पॉइंट, एक पॉइंट ऐसा आएगा जिस केस में जो हमारा अप्लाइड टॉर्क होगा, क्या होगा? अप्लाइड टॉर्क ड्यू टू द करंट, जो अप्लाइड टॉर्क होगा यहाँ पे करंट की वजह से, वो क्या होगा? दैट विल बी इक्वल टू या बैलेंस बाय रिस्टोरिंग टॉर्क। एक जो टॉर्क डेवलप होगा करंट की वजह से, एक समय आना ऐसा आएगा, ध्यान सुनो इस बात को, एक टाइम ऐसा आएगा जब जो टॉर्क हमारा करंट की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है दैट विल बी इक्वल टू और बैलेंस्ड बाय रिस्टोरिंग टॉर्क। मतलब इसको आप घुमाओगे, अब ये घूमे नहीं करेगा, मतलब ये जितनी बार घूम रहा था ये घूम चुका है। तो कहने का मतलब ये है कि जो करंट के द्वारा करंट के द्वारा जो हमारा टॉर्क बन रहा है दैट विल बी बैलेंस्ड बाय रिस्टोरिंग टॉर्क। इस बात को अपनी कॉपी में लिखो। इस यहाँ के बाद यहाँ तक नोट डाउन करो पॉज करके, उसके बाद इसको लिख लो। एज द कॉइल स्टार्ट्स रोटेटिंग रिस्टोरिंग टॉर्क इन द फाइन वायर स्प्रिंग विल बी इंक्रीजिंग, बढ़ता रहेगा। एट वन पॉइंट द टॉर्क बाय द करंट विल बी इक्वल टू द रिस्टोरिंग टॉर्क। जो करंट की वजह से टॉर्क बनेगा वो किसके बराबर होगा? रिस्टोरिंग टॉर्क के इक्वल होगा। ठीक है, आप इसको नोट डाउन करो, फिर इसको हम दिखाते हैं कि टॉर्क अप्लाइड इज इक्वल टू टॉर्क रिस्टोरिंग। हम लोगों का मेन मोटिव जान लो ये होता है कि जो हमारा अप्लाइड करंट होना चाहिए, जो हम लोग करंट देते हैं दैट शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई। जितना करंट दे उतना डिफ्लेक्शन है, ये मेरा मेन मोटिव होता है। इसको नोट डाउन करो पहले।
देखो जब हमारा अप्लाइड टॉर्क और रिस्टोरिंग टॉर्क दोनों बराबर आ जाएगा, जैसे मैंने बोला कि शुरू में जब आप ट्विस्ट करोगे तो क्या होगा कि रिस्टोरिंग टॉर्क डेवलप होता चला जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि जो करंट के द्वारा टॉर्क डेवलप हो रहा है वो रिस्टोरिंग टॉर्क के बराबर आ जाएगा। तो क्या होगा, टॉर्क अप्लाइड इज इक्वल टू रिस्टोरिंग। तो टॉर्क अप्लाइड का फॉर्मूला क्या होता है, NIA/B sin थीटा, और रिस्टोरिंग टॉर्क कितना होगा, C क्या है, जब आप 5 डिग्री ट्विस्ट करोगे तो C क्या हमारा टॉर्सनल कांस्टेंट, C हमारा क्या होगा, रिस्टोरिंग टॉर्क डेवलप हो जाएगा वायर और स्प्रिंग के अंदर में। तो यहां से करंट फॉर्मूला क्या बन जाएगा, C/NAB 5 sin थीटा। ये हमारा फॉर्मूला बनेगा किसका, करंट का। क्लियर है। अब देखो कि हमारा मेन मोटिव होता है, ध्यान रखना इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मोटिव क्या होता है, मोर करंट है मोर डिफ्लेक्शन है। कहने का मतलब क्या है कि जो हमारा करंट हो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो, डिफ्लेक्शन के हो। हमारा मेन मोटिव होता है, यही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझो इसको, कि जो करंट ज्यादा अगर हो तो हमारा इसके अंदर में डिफ्लेक्शन भी ज्यादा होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जो आई होना चाहिए वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन होना चाहिए। करंट बढ़ाओ डिफ्लेक्शन भी बढ़ना चाहिए, करंट घटाओ डिफ्लेक्शन भी घटना चाहिए। तब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, देखना, टू रिमूव साइन थीटा, इस फॉर्मूले से साइन थीटा को हटाने के लिए वी यूज रेडियल फील्ड। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम द बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। टू रिमूव साइन थीटा, यहां से साइन थीटा को हटाने के लिए वी यूज रेडियल फील्ड, क्योंकि आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 5 चाहिए हम लोगों को। तब क्या करते हैं हम लोग, रेडियल फील्ड क्या होता है कि हम लोग यूज करते हैं सिलिंड्रिकल मैग्नेट्स, जो मैंने दिखाया था आपको, इस तरीके का मैग्नेट यूज करते हैं हम लोग, ठीक है, जो मैंने दिखाया था आपको। वी यूज सिलिंड्रिकल मैग्नेट, हम लोग सिलिंड्रिकल मैग्नेट यूज करते हैं, और इसके अंदर में जो कोर होता है वो सॉफ्ट आयरन का होता है। इसका होता है सॉफ्ट आयरन का, और सॉफ्ट आयरन जो बना होता है ये हमारा होता है फेरोमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। अब अगर नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे कि हमारे पैरामैग्नेटिक होते हैं, फेरोमैग्नेटिक होते हैं, तो हम लोग यहाँ पर जो सॉफ्ट आयरन कोर यूज करते हैं वो यूज करते हैं फेरोमैग्नेटिक। अब ये भी देख लो कि सॉफ्ट आयरन कोर फेरोमैग्नेटिक का ही इस्तेमाल क्यों होता है, पैरामैग्नेटिक का इस्तेमाल क्यों नहीं होता है, क्योंकि जो फेरोमैग्नेटिक होता है ना, इट फोर्सेस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस टू पास थ्रू इट, इट फोर्सेस फेरोमैग्नेटिक, इट फोर्सेस द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस टू पास थ्रू इट। ये अपने अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को पास करने के लिए अलाउ करता है, फोर्स करता है, मजबूर करता है, ठीक है। एंड इट इंक्रीज मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड को भी बढ़ाता है। जब यहां पे रखा रहता है हमारा कॉइल, तो यहां से जो मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस करती है इसको इंक्रीज भी करता है, और ये फोर्स करता है इसके अंदर से पास करने के लिए, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, रेडियल फील्ड क्यों इस्तेमाल किया जाता है। अब देखो कि अगर हमारा यहाँ पर मेन मोटिव ये होता है कि जो पर्पस, देखो इसका पर्पस क्या है, पर्पस हमारा है कि जो एरिया वेक्टर होना चाहिए और मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए दूसरे के परपेंडिकुलर होना चाहिए। पर्पस ये हमारा है। देखो परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, दोनों के बीच में एंगल क्या बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। अब हम इससे पूछिए कि व्हाट इज द यूज ऑफ रेडियल फील्ड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। रेडियल फील्ड का काम क्या होता है, तो जो इसका काम होता है, इट मेक्स एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। रेडियल फील्ड का काम होता है एरिया वेक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर बनाना। ये पॉसिबल कब होता है, जब ये यूज करता है क्या, सिलिंड्रिकल मैग्नेट्स और सॉफ्ट आयरन कोर, और सॉफ्ट आयरन कोर फेरोमैग्नेटिक का बना हुआ होना चाहिए। मैंने इसको डिस्कस कर लिया है, ठीक है। अब देखो कि जो हमारा टॉर्क अप्लाइड होता है दैट शुड बी इक्वल टू रिस्टोरिंग, ठीक है, टॉर्क रिस्टोरिंग। अब ये देखो जब एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड, रेडियल फील्ड, ये दोनों को अगर परपेंडिकुलर कर देता है तो ये एंगल 90 डिग्री बनेगा। साइन एंटी वैल्यू कितनी होती है, साइन एंटी वैल्यू होती है हमारी 1 होती है। ये फॉर्मूला बन जाएगा हमारा NIAB इज इक्वल टू C5। साइन एंटी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहां से करंट का फॉर्मूला हो जाएगा I इज इक्वल टू C5 अपॉन में NAB। ये सुनो, अब देखो यहां पे C क्या है, टॉर्सनल कांस्टेंट, N क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, A क्या है, एरिया वेक्टर, B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। ये सारी चीजें कांस्टेंट होगी, क्या होगी, कांस्टेंट। तो यहां से जो करंट हमारा आएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 5 आएगा। यही हमारा मेन मोटिव था
कि जितना ज्यादा करंट दे उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन आना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रही बात, नहीं आ रही है? तो हम लोग एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर बनाने के लिए रेडियल फील्ड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब आओ कि जो गैल्वानोमीटर सेंसिटिविटी क्या कैसे शो करता है, मतलब सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वानोमीटर। तो मैंने लिखा है यहाँ पे, इन ए वेरी स्मॉल करंट इट गिव्स लार्ज डिफ्लेक्शन। जो गैल्वानोमीटर हमारा होता है कि बहुत छोटा करंट होगा, मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, इट विल गिव्स लार्ज डिफ्लेक्शन। क्लियर है? अब देखो हमसे पूछता है क्या है, अब बताओ करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो देखो जो हमारा करंट सेंसिटिविटी है उसका फॉर्मूला क्या है, देखो दैट इज इक्वल टू फाई अपॉन आई। क्या है? फाई अपॉन आई। तो मैंने फाई अपॉन आई को NAB अपॉन C के बराबर लिख दिया। फाई अपॉन आई को NAB अपॉन C के बराबर लिख दिया। कैसे लिखा? यहां से लिखा, यहां से देखो, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, फाई करंट को इधर लेके आ जाए, क्या हो जाएगा? फाई अपॉन आई हो जाएगा। इसको यहां क्या बचेगा हमारा, यहां बचेगा हमारा NAB और C कहां आएगा? डिवाइड में आ जाएगा। देखो फाई अपॉन आई किसके बराबर आ गया? NAB अपॉन C, इस फार्मूले से। तो मैंने फाई अपॉन आई को रिप्लेस कर दिया NAB अपॉन C। तो करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला ये हो गया NAB अपॉन C। N क्या? नंबर ऑफ टर्न्स, A एरिया वेक्टर, B मैग्नेटिक फील्ड और C हमारा क्या है? टॉर्सनल कांस्टेंट। अब हमसे यहां पूछ लेता है कि व्हाट शुड वी डू इफ वी वांट टू इंक्रीज करंट सेंसिटिविटी। अगर हम लोगों को करंट सेंसिटिविटी बढ़ानी है तो क्या करना होगा? तब वहां पे नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाना पड़ेगा, एरिया वेक्टर को बढ़ाना पड़ेगा और मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाना पड़ेगा, बट टॉर्सनल कांस्टेंट को डिक्रीज करना पड़ेगा। If we have to increase current sensitivity, then this condition should be applied. ये कंडीशन अप्लाई होना चाहिए। ठीक है, उसी तरीके से देखो वोल्टेज सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी का हमारा फॉर्मूला होता है फाई अपॉन सी, सॉरी फाई अपॉन वी। वी का होता है पोटेंशियल डिफरेंस। फॉर्मूला क्या होता है? V इज इक्वल टू आई आर। यहाँ पे R जो है वो क्या है हमारा? रेसिस्टेंस ऑफ द कॉइल। अब I का फॉर्मूला मैंने ये वाला उठा के रख दिया, ये वैल्यू उठा के यहाँ रख दी, C फाई अपॉन NAB। तब यहाँ से देखो क्या हुआ कि फाई को मैंने सब्जेक्ट बनाया, V को डिनोमिनेटर में लेके चला गया, तो क्या हो गया ये फाई अपॉन V। NAB को यहाँ इधर लेके आ गया, NAB ऊपर आ जाएगा और हमारा CR नीचे आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा वोल्टेज सेंसिटिविटी का। अब यहाँ सेम सवाल पूछ दे कि what we will have to do if we have to increase voltage sensitivity। तब उस केस में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होना चाहिए, एरिया वेक्टर ज्यादा होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होना चाहिए, तीन चीज ज्यादा होना चाहिए, C एंड R इट शुड बी मिनिमम, ये कम होना चाहिए, देन वोल्टेज सेंसिटिविटी विल बी मोर। आई होप आप लोगों को रेडियल फील्ड पर ज्यादा जोर दो, रेडियल फील्ड समझ में आ गया होगा, किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसमें यूज लिख लो। अपनी नोटबुक में जिस तरीके से मैंने पूरी चीजों को पढ़ाई है उसको लाइन बाय लाइन उस तरीके से उतारना। मैंने थ्योरी लिखवाई, कंस्ट्रक्शन करवाया, फिर मैंने आपको बताया कि रियोस्टोलिन टॉर्क कैसे डेवलप हो रहा है। जब लूप के अंदर से करंट फ्लो करता है टॉर्क जनरेट होगा, जब टॉर्क घूमता रहे घुमाएगा उसको, तो जो चीज घुमाएगा यानी कि वायर, फाइन वायर और स्प्रिंग के अंदर में हमारा रियोस्टोलिन टॉर्क डेवलप हो जाएगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे करंट के द्वारा जो टॉर्क है और रियोस्टोलिन टॉर्क दोनों बराबर हो जाएगा। फिर हम लोगों की कहानी होती है कि जो हमारा साइन थीटा होता है वो फार्मूले से गायब हो जाए। मामला होता है टॉर्क का ना NIAB साइन थीटा। टू रिमूव साइन थीटा वी यूज रेडियल फील्ड, और रेडियल फील्ड की मैंने पूरी कहानी बता दी। फिर वोल्टेज सेंसिटिविटी और करंट सेंसिटिविटी, क्लियर है? तो इसी तरीके से ये आज का लेक्चर यहीं पर कंप्लीट होता है। आई होप मैंने पूरे टॉपिक को जो 4th चैप्टर में हमारे क्लास 12 फिजिक्स के अंदर में है, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, आई हैव कंप्लीटेड ऑल। ओके, अच्छी तरीके से पढ़ाई करते रहिए। जो भी डाउट आएगा आप हमें कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताओ। आई विल ट्राई टू सोल्व योर प्रॉब्लम। ठीक है, मिलते हैं बहुत जल्द विद अ न्यू चैप्टर। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।